नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपना रंग पकड़ रहा है और अगर देखें तो वाकई अपने आप में ये चुनाव एक तरीके से सत्ता का रण है, महाभीषण है। चुनाव आते ही जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो चाहता है कि उसकी सत्ता बची रहे, लेकिन जो विपक्षी है वो तख्ता पलट करने के फेर में है। गठबंधन भी यहां आम बात है दोनों तरफ से। इस बार गठबंधन में समाजवादी पार्टी भारी है। वोट बैंक की राजनीति, अपने अपने समीकरण सभी आंकते हैं। बीजेपी को इससे डैमेज तो हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन बीजेपी की भी अपनी रणनीति है। मंथन में आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बी प्लान की। चुनाव से पहले, अगर चुनाव से पहले का परिदृश्य देखा जाए और आचार संहिता लगने से पहले का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में बहुत मजबूत पार्टी के रूप में दिख रही थी। इस पार्टी में पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग के बहुत बड़े बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये भारतीय जनता पार्टी में थे। एक जो पिछड़ों, दलितों, अगड़ों का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन और साथ में जो हिंदुत्व की चाशनी, उसमें ऐसा लिपट के ये चुनाव दिख रहा था। लग रहा था कि भाजपा से दूसरे जो दल हैं बहुत दूर हैं। और लगातार जो सर्वे भी यही आ रहे थे। पिछले दिनों तो एक सर्वे आया कि भाई अब जो विपक्षी दल हैं वो 6 हफ्ते से अपना कोई बढ़त ही नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि सर्वे एक सैंपल साइज होता है, वो दिखाते हैं कि भाई क्या रोड मैप क्या है, कैसे कैसे चीज़ें ये चलेंगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी, दारा सिंह चौहान ओबीसी, धर्म सिंह सैनी ओबीसी, और यही नहीं, इनके साथ करीब 14 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक ऐसा माहौल बना दिया है आज के डेट में। और दारा को छोड़कर बाकी लोगों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। स्वामी और सैनी ने और दारा ने एक ऐसा माहौल निर्मित कर दिया 3-4 दिनों के अंदर कि ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई विरोधी पार्टी नहीं जो ओबीसी, दलितों की हिमायत की बात करती थी। वो लगातार अपने अपने इस्तीफे, सबके अपने एक ही तरह के इस्तीफे थे इन नेताओं के। और ऐसा लगने लगा, ऐसा परसेप्शन, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में परसेप्शन की राजनीति होती रही है, देश में भी होती रही है। अगर लोगों ने कह दिया कि आएगा तो मोदी ही, तो मोदी आ गए। इस बार भी हम गांव गली नुक्कड़ जहां भी जा रहे थे, लोग तर्क देते थे, महंगाई की बात कर रहे थे, कोरोना काल में संकट की बात कर रहे थे, किस तरह लोग ऑक्सीजन को लेकर मरे, बेमौत मरे ही नहीं, बेमौत मरे। इन सब बातों का जिक्र तो कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे सामने कौन है। और ये भी बात कर रहे थे कि भाई आएगा तो योगी ही, ज़्यादातर लोग। लेकिन इधर 2-3-4 हफ्ते से परसेप्शन चेंज होना शुरू हुआ और 1 हफ्ते से तो परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी से जो लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो चापलूस नेता कहेंगे, जो संगठन की चापलूसी या बड़े नेताओं की चापलूसी में ट्वीट कर रहे थे। उनमें कई नेताओं को ट्वीट भी हटाना पड़ा, वो अपना अपमानित भी होना पड़ा। संगठन ने उनकी मजम्मत की, उनकी मरम्मत भी की। ऐसे जो नेता थे वो अपने आप में वही
लगे हुए थे इन नेताओं के खिलाफ बयान देने में, लेकिन बाकी किसी शीर्ष नेता ने, किसी जो ये दूसरे दलों में समाजवादी पार्टी में गए नेताओं का, या जो अभी दारा सिंह चौहान बाकी हैं, अभी कहा जा रहा है कि 16 तारीख को हो जाएंगे, आज वो नहीं आए शामिल होने के लिए, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी थी कि दारा भाई आज क्यों नहीं आए। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अभी मैनेज हो रहा मामला, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं, लेकिन आसाम को खबर आई कि नहीं, दारा सिंह चौहान 16 तारीख को आएंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उनकी तस्वीर है ये, आप देख रहे हैं। तो ये पूरा परसेप्शन जो विपक्षी दल और खासतौर पर अखिलेश यादव ने, जो गैर यादव ओबीसी था, दलित, उनको पहली बार साधने में अखिलेश यादव कामयाब हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आज देखने को मिली समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। समाजवादी पार्टी ने जहां एक वर्चुअल रैली का भी आयोजन किया था और लोगों की ज्वाइनिंग कराई। ये सब पूरा जो क्रम देखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। अगर हमारे साथी, यही तस्वीर है, इस तस्वीर को अगर हमारे साथी होल्ड कर सकें तो थोड़ा इसको क्लोज करें, होल्ड कर सकें। इसमें इस जो पीछे वर्चुअल रैली का जो एक बैकग्राउंड लगा है, एक जो पीछे पोस्टर लगा है, इसके पीछे इसमें कहीं भी अखिलेश यादव का चित्र नहीं है। आप देख लें, मुझे लगता कि देश में शायद ही किसी पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक ने इस बात को इंगित किया हो। मैं ये तो नहीं कहता कि वो समझ नहीं पाए होंगे लोग, लेकिन इंगित करने वाला शायद के न्यूज पहला चैनल है और दुर्गेन चौहान पहले पत्रकार। आज के घटनाक्रम को, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह की तस्वीर लगी है, अखिलेश यादव की तस्वीर नहीं है। यानी ये जो सारी गोलबंदी है, इसके नायक मुलायम हैं। एक गाना भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अक्सर बजता रहता है कि जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है। तो नेताजी का जलवा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पिछड़े, दलित जो अभी तक समाजवादी पार्टी से थोड़ा छिटकते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, इन लोगों के आने से एक बार, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरे उत्तर प्रदेश में जनाधार है, चाहे छोटे छोटे पॉकेट्स में ही हो, लेकिन उनका जनाधार है। और बहुजन समाज पार्टी के वो अध्यक्ष रहे, नेता विरोधी दल रहे, बसपा विधानमंडल दल के नेता रहे। इस नाते उनका जो संपर्क और संबंध पूरे प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध के अनुयायी स्वामी प्रसाद मौर्य जितना अति पिछड़ों में लोकप्रिय हैं, उतना ही दलितों में लोकप्रिय हैं। और स्वामी ने आज पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा, समाजवादी पार्टी के मंच से यहां तक कह दिया कि इनको उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी सरकार लाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई अंबेडकरवादी और समाजवादी एक साथ जुड़ेंगे। तो ये जो गोलबंदी हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी में अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि इस पूरी गोलबंदी का जो गणित बनाया है वो मुलायम सिंह यादव ने बनाया। इसमें देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी तस्वीर लगा के नहीं रखी। और जब इस मंच पर बैठने के लिए अखिलेश यादव आए, जो मंच आप देख रहे हैं हमारे दाईं तरफ, इस मंच पर जिस सीट में अखिलेश यादव को बैठना था, उस सीट में जैसा कि हमेशा लगता था, एक शानदार लकदक तौलिया उड़ाकर रखा गया था कि भाई नेताजी बैठेंगे। जैसे योगी महाराज आते हैं तो भगवा कलर का तौलिया पहले से लगा होता है, अखिलेश के लिए भी वो तौलिया लग रहा था। तौलिया अभिजात्य का प्रतीक है और राजनीति कर रहे हैं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों की। अखिलेश यादव ने आते ही सबसे पहले वो तौलिया हटाया और फिर उस कुर्सी पर बैठे। ये भी संकेत और संदेश है, ये बारीक संकेत है पिछड़ों की जबरदस्त गोलबंदी और उनको ऐसे एक साथ लाने के लिए। ऐसे ये गठबंधन ऐसे हुआ इस बार। मुलायम सिंह की तस्वीर जो समाजवादी पार्टी की राजनीति की, पिछड़ों दलितों की जो राजनीति की पूरी कहानी कह रही है, आप देख सकते हैं। इधर पिछले अगर 6 महीने पीछे जाए तो नेताजी सीन से गायब थे, कहीं नहीं थे नेताजी। लेकिन इस बार इस पूरे गोलबंदी के पीछे नेताजी हैं। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो ये गोलबंदी है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ धरे बैठे हुए हैं या उन्होंने चुनाव से पहले हार मान ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझने वाले धोखे में रहेंगे,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो दल है कि वो 2 कदम पीछे जाकर फिर वो जो आक्रमण करते हैं वो फिर उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। मैं विपक्षी दलों को आगाह कर रहा हूं इस बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति चेंज की है। जो अभी प्लान ए के साथ में वो जा रहे थे, उसमें स्वामी, केशव, दारा, सैनी, ये सब सारे लोग थे। अब चूंकि 3 बड़े ओबीसी नेताओं के जाने के बाद बीजेपी प्लान बी पर गंभीरता से विचार कर रही है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में बीजेपी का प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आज से पहले चरण का नामांकन उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर शुरू हो गया है। यह भी महत्वपूर्ण, 10 फरवरी को यहां वोट पड़ेंगे, यानी पहला चरण उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सहयोगी दलों, अपना दल एस और निषाद पार्टी और कुछ दलित नेताओं के मोर्चे के साथ इन नेताओं को उन्होंने मोर्चे पर लगाया है, ऐसी खबरें हैं। और इन दलित नेताओं और अति पिछड़े नेताओं के सहारे बीजेपी का प्लान बी सामने आने वाला है। निषाद, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल और जो दलितों का उनका दलित नेता है उनकी पार्टी में, उनको आगे करके प्लान बी बीजेपी एग्जीक्यूट करने जा रही है। लेकिन एक थोड़ी सी मुश्किल है कि जब 3 बड़े पिछड़े नेताओं के जाने के बाद जो अपना दल ने इतना बड़ा मुंह खोल दिया है, वो कह रहे हैं 32 सीटें हमें दे दो। संजय निषाद ने झोली फैला दी कि भैया डाल दो, 30, 40, 25 जो भी हो डाल दो, 15 तो हमें मिल नहीं। एक साथी में बता रहे थे कि संजय निषाद कह रहे भाई 15 तो हमें दे ही रहे हैं, हम तो 25 मांग रहे हैं। तो इनके मुंह जरा ज़्यादा बड़े हो गए, इतने खुल गए हैं। ऐसे ये थोड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन इतने बड़े डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है बीजेपी थोड़ा सा ढील दे, इनको टिकट ज़्यादा दे। इसी तरह पश्चिम में नवलोक पार्टी, राष्ट्रीय नवलोक पार्टी, बिंद निषाद, कच्छप कुमार, काछी, माली, धोबी और ठाकुर, इन पार्टियों का पिछड़ों में गठबंधन है। मतलब एक तरीके से नवलोक पार्टी इनकी एक ऐसी कॉकटेल है, कॉकटेल शब्द शराब के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक रूप से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, किया हमने। तो ये कॉकटेल नवलोक पार्टी के साथ में, अपना दल के साथ में, अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इनके साथ में मिलकर प्लान बी बीजेपी का एग्जीक्यूट हो रहा है। और बीजेपी निश्चित तौर पर जो ये क्राइसिस है उससे उबर के बेहतर और बेहतरीन चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी में शामिल जो नेता हैं, आज नेताओं के शामिल होने और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ टिकट भी जारी किए हैं। इस पर डिप्टी सीएम मौर्य जी, केशव मौर्य की प्रतिक्रिया आई है, उनका रिएक्शन आया है, सुनिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर, जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं। मौर्य जी कह रहे हैं कि बड़े खूंखार अपराधियों को टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का मामला है। अब मौर्य जी को फुर्सत मिल गई सपा की
जो लिस्ट आई उस पर कमेंट करने के लिए। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। जो अखिलेश यादव ने डेंट दिया है अति पिछड़े नेताओं को अपने पाले में करके, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है और जो केंद्र के रणनीतिकार हैं वो एक बार अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर हो गए हैं। सरसरी तौर पर एक रणनीति बता दें कि अब एक तरीके से फिर केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द पिछड़े नेताओं का चक्रव्यूह बनाकर उनको बीच में रख के, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अभिमन्यु हैं, क्योंकि पिछले बार वो अभिमन्यु हो चुके हैं, अब इस बार हमें नहीं लगता कि वो अभिमन्यु बनेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है ताकि उस चक्रव्यूह को समाजवादी पार्टी के लोग भेद ना सकें। खबर यह भी है कि मौर्य बाहुल जो इलाका है फाफा मऊ इलाहाबाद का, वहां से केशव मौर्य चुनाव लड़ेंगे। योगी का चुनाव लड़ना अयोध्या से लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह इसी इलाके से पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। मौर्य जी का भी यही इलाका है, फाफा मऊ प्रतापगढ़। वैसे तो हमें जो जानकारी है कि वो मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन मौर्य जी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका यहाँ भी भोकाल पानी टाइट है। इसी रणनीति के तहत जो मौर्य समाज का वोट है वो सपा में जाने से रोकने के लिए केशव मौर्य को उतारा जा रहा है। और ये चुनाव विधानसभा का अगर केशव मौर्य लड़े तो ये तय हो जाएगा कि मौर्य समाज का असली नेता कौन है। यह पिछड़े वर्ग के जो कुछ नेता और भी उनको अहमियत दी जा रही, ये रणनीति है, उनको आगे लाया जाएगा। इसी तरह अपना दल यस को पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें देने की बात आ रही है। ये सब बातें हमने बता दी हैं पहले भी तो इसका कोई बहुत बड़ा अब औचित्य नहीं। मैंने पहले ही बताया कितना कितना मुंह फाड़ लिए हैं। कोई 35 मांग रहा, कोई 30 मांग रहा, और ये भी दावा कर रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी किसी को 15 किसी को 17 दे रही है। लेकिन ये दल ये भूल रहे हैं कि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इनके समाजों का थोड़ा वोट मिलकर अपना दल के उम्मीदवारों को, अन्य दलों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी हुआ। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खिचड़ी बोझ में गए गोरखपुर में, और दलित परिवार के साथ बैठकर उन्होंने खिचड़ी खाई। तो योगी जी की ये जो दलित संक्रांति है, ये भी वोट में क्या क्रांति ला पाएगी? जो वोटों का गणित है उसमें कोई क्रांति कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दलित संक्रांति है वो आज दलित परिवार के बीच उसके घर जाकर उन्होंने खिचड़ी प्रसाद के रूप में ग्रहण की। महाराज जी ने कुछ ट्वीट भी किया इसको लेकर। तो एक तरीके से जो बीजेपी पिछले चुनाव में बहन कुमारी मायावती का दलित वोट झटकती रही है, एक बार फिर जो कवायद है ये तेज हो गई है। इस बार मोर्चा महाराज के हाथ में है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक, देश के जाने माने समीक्षक राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के न्यूज़ पर। बहुत नमस्कार राघवेंद्र जी। अगर देखा जाए ये पूरा घटनाक्रम कि भाई बीजेपी का जो प्लान ए था वो तो फेल हो गया राघवेंद्र जी, अब वो बी प्लान पर जाएगी, तो क्या क्या उसके पास विकल्प हैं? बहुत सारे तो चीज़ें हमने बताई। इससे इतर अगर कोई आप जानकारी प्रकाश डाल सकें हमारे दर्शकों को समृद्ध करने के लिए तो डालें जी। एक लंबे समय से आप चिंतन कर रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से ये तैयारी ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, अति उसमें जो है जी देश की राजनीति उलझी हुई है जी। आज जो सबसे बड़ा नारा था भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, और जिस तरीके से उन्होंने जनसंकल्प यात्रा भी निकाली और जिस तरीके से उन्होंने बूथ स्तर तक सारे विधायकों के कार्यक्रम कराए, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इतनी बड़ी तैयारी की थी
जी। तो उनको अपने प्रत्याशियों की सूची जो है अभी तक जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को जो बार बार भय बना हुआ है क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों को लेकर के, भाई जब गोलबंदी शुरू हो जाती है तो लोग कूटना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं। जी। इसके अलावा मैं जो देख रहा हूं कि जाति विशेष, जैसे आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, जी। तो सिर्फ मौर्य समाज की ही बात हो रही है, तो पूरा मौर्य समाज 6% है, जी। और कुर्मी पटेल में बहुत सारे दल बन गए। समाजवादी पार्टी ने जो प्लानिंग की उसमें कृष्णा पटेल के साथ में और भी जो पटेल समूह के लोगों को तोड़ा, तो उनका भी 6% जो वोट है कुर्मी समाज का जो वोट बताया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़े बड़े नेता कुर्मी समाज के हैं। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बड़े अनुभवी हैं और कुर्मी समाज से ही वो आते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि तमाम अति पिछड़ा जातियों में और भी जातियां हैं जी। जिनका सहारा भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, जी। क्योंकि ये निश्चित तौर पर है कि पहले भी प्रयोग ये सब हुए हैं। और आज स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं समाजवादी के लिए नया नहीं हूं, पहले महामंत्री रह चुका हूं। जी। जी। और मुलायम सिंह यादव चरखा दांव के बहुत विशेषज्ञ हैं। इसलिए ये तो निश्चित तौर पर है कि आज के जो यादवों का वोट है 13% लगभग, जो मानते हैं, कोई 11% मानता है, जी। कोई 10% मानता है, जैसा भी मान ले, घोसी कमरिया, उनमें भी तमाम डिवाइडेशन है। और एक बड़े चेहरे को हरिओम यादव को उनके तोड़ करके वो ले आए सिरसागंज से। जी। तो हमारा कहने का तात्पर्य वो भी चाहते कि यादवों में कुछ लोग आए, और अभी एटा के भी बहुत सारे चेहरे, वहां के एक पूर्व विधायक और एक बड़े नेता जो सदन में रहे विधान परिषद में, उन सबका भी संपर्क लगातार भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार निषाद पार्टी ने जो बात कही और आपने देखा वो लगातार दबाव बनाए हुए थे, मुझे इतनी सीटें चाहिए। जी। आज बी प्लान में सबसे बड़ा प्लान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि केशव मौर्य जी को वो चुनाव में उतार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को चुनाव में उतार रहे हैं, जी। मुख्यमंत्री जी भी चुनाव में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के लिए भी कोई मुफीद सीट ढूंढी जा रही है। जी। तो अगर जब बड़े बड़े चेहरे और अनुभवी चेहरों को जिस तरीके से लाने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और वो जानते हैं कि हर समझौता चक्रव्यूह बन जाता है, जी। तो जब हर समझौता, उन्होंने जितने भी समझौते किए हैं उसी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं। जी। तो उस चक्रव्यूह को कैसे वो तोड़ पाएंगे जो आज अखिलेश यादव ने बनाया है, जी। उसकी पूरी रणनीति तय हो रही। क्योंकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर केशव मौर्य जी की, जी। और जब एक प्लान बताया, और आपने पहले भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया, मुख्यमंत्री के शपथ लेने कोई आ रहा था, मुख्यमंत्री जी हिंदुत्व के नाम पर मुख्यमंत्री जी को लाया गया। एक हिंदुत्व भी बहुत बड़ा चैप्टर है। जी। आज एक बहुत बड़ा तबका जो अगड़े समाज का है, लेकिन वो अगड़े और पिछड़े के झगड़े में अगर आप देखेंगे विधानसभा में सर्वाधिक सदस्यता इन्हीं की रहती है, सर्वाधिक वोट जो है इन्हीं समाज के लोगों के आते हैं। बावजूद इसके आज जो हक और अधिकार के लिए भाई राजभर समाज कितना होगा, 3%, 2%, गुर्जर समाज 2%, कुमार प्रजापति समाज 3%, तेली साहू जायसवाल समाज 4%। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि निषाद मल्ला बिन, इसमें भी आपने देखा मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी बने हुए बिहार में सहयोग से, और उत्तर प्रदेश में आकर के वो कह रहे नहीं सब 65 सीटें लड़ाएंगे। राघवेंद्र जी एक बहुत संक्षिप्त में एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या जो ये नेता गए हैं इसका लाभ अखिलेश यादव को चुनाव में सीधा मिलने जा रहा है, और दूसरा इसकी भरपाई क्या भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य को चुनाव मैदान में उतारकर, योगी आदित्यनाथ को, दिनेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारकर कर लेगी? क्योंकि ये लोग जब अपने चुनाव में फंसेंगे तो इन्हें हार का भी डर रहेगा, तो ये ज़्यादा अपने चुनाव में उलझेंगे तो प्रदेश में ये कम जा पाएंगे। ये भी एक फैक्टर है जिससे इनकार नहीं किया सकता। राघवेंद्र जी, एक आपने प्रयोग देखा होगा जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था जी, तो देश भर के तमाम एनजीओ के लोगों को उसमें बुला करके आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसमें आज मैं जो देख रहा हूं बीजेपी के कुछ लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है जी, वो सामाजिक संगठनों से अपना तालमेल बैठाने का काम शुरू कर दिए हैं। जी, और ये निश्चित तौर पर है दुर्गेंद्र जी, आज रचनात्मक और सामाजिक संगठन जो भी है वो हर जिले में प्रभावी है जी, और उनके नेता भी हर जातीय समाज के हैं, जी, कोई एक जातीय समाज का नेता नहीं है।
इन लोगों को जाता वो सब नहीं रहता है कि भाई क्या है, लेकिन ये लोग निश्चित तौर पर चाहते हैं स्वच्छ छक्का ईमानदार हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी। तो एक तो गेम बी प्लान में ये कर सकते हैं कि गेम बी प्लान में इस तरीके के, क्योंकि आपने देखा अभी परशुराम जी की मूर्ति लगाई गई, परशुराम जी की मूर्ति में अलग अलग दोनों पक्षों में, तो इस तरीके से तमाम जो प्रयोग चल रहे हैं, ऐसे तमाम खत्री समाज का भी बहुत सारा वोट है, कायस्थ समाज का भी बहुत सारा वोट है, क्षत्रिय समाज के भी तमाम संगठन है। तो ऐसे तमाम जो उन जातियों और उपजातियों में विभाजित जो समाज है, उन सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका काफी बड़ा बूथ स्तर तक कैडर बेस है। ठीक बात है। बहुत 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 शुक्रिया राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो बी प्लान है उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अब सामाजिक संगठनों पर, आपने एक उदाहरण दिया दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल के एनजीओ पर उन्होंने फोकस किया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्लान बी में बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता उनको मैदान में उतारने जा रही है, साथ ही सामाजिक संगठनों पर बेस करने जा रही है। ये प्लान बी है बीजेपी का।